नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प को लेकर विपक्ष के नेता लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि चीन लगातार हमारी सीमाओं पर अतिक्रमण कर रहा है। कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता राहुल गांधी इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से पूछा है कि चीन को लाल आंख क्यों नहीं दिखा रही है केंद्र सरकार। भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार चुप क्यों है। उन्होंने आगे कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्षी नेताओं की बैठक कर रहे हैं, यह वाकई बहुत गंभीर मामला है। अब बात सिर्फ पाकिस्तान तक की नहीं है, अगर दूसरे देश भी ऐसा कर रहे हैं तो भारत को उन्हें भी लाल आंख दिखानी होगी। सरकार आपत्ति भी दर्ज नहीं करा पा रही है। इसके अलावा पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने इस मामले में विवादित बयान भी दिया। महबूबा मुफ्ती ने अपने ही सैनिकों पर सवाल खड़े किए। Said that they have already, occupied our land in Ladakh. They have also occupied land in Arunachal Pradesh, as per the, statement given by the BJP member parliament. But unfortunately, BJP is doing nothing about it. Our soldiers have been beaten up by them. They are not allowed to retaliate. This is a very sorry state of affairs. देखिए, चीन लगातार हमारे देश के सीमाओं पे अतिक्रमण कर रहे हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता राहुल जी इस बात को उठाते रहे। कल मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें अरुणाचल प्रदेश के सांसद है जो बीजेपी का है, उन्होंने कहा कि दूसरा डोकलाम अरुणाचल प्रदेश में होगा यदि वीडियो सही है तो इस प्रकार की बात, मतलब भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी उसके सांसद इस प्रकार से जब बात कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि स्थिति ठीक नहीं है। और इस मामले में यदि खड़गे जी विपक्षी नेताओं की बैठक कर रहे हैं तो बहुत गंभीर मामला है। देश की सीमाओं के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केवल पाकिस्तान की बात नहीं है, दूसरे देश भी यदि इस प्रकार से करते हैं तो फिर लाल आंख दिखाने वाली जो बात है वो करनी चाहिए। आप आपत्ति भी दर्ज नहीं कर पा रहे हैं और आज अब सोशल मीडिया में तो बड़े सक्रिय हो गए हैं। भारत के जो सेना है वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक है। उसकी क्षमता पे कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा सकता। लेकिन जो राजनीतिक बात करना है, जो कूटनीतिक बात करना है, वो तो भारत सरकार करना पड़ेगा ना। सेना तो लड़ती है, लेकिन जो कूटनीतिक बात करना है, राजनीतिक बात करना है, वो तो भारत सरकार करनी पड़ेगी। चुप क्यों है? देखिए, जहाँ तक इस विषय का सवाल है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पे सभी राजनीतिक दल, सभी देशवासी हमारे सैनिकों के साथ हैं। और जिस प्रकार से हमारे सैनिकों ने अपने शौर्य का परिचय दिया सीमा पे कि उन्होंने डंडों से चीनी सैनिकों को खदेड़ने का काम किया है, ये बहुत गर्व की बात है। लेकिन फिर सरकार से सवाल खड़े होते हैं क्योंकि सरकार को 4 दिन लग गए इस विषय को जनता को बताने के लिए। ये एक ऐसा विषय है जिसमें सभी राजनीतिक दलों से कंसेंसस होना चाहिए, देश की जनता को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। ये विषय मीडिया के माध्यम से जनता के सामने आया और समझिए 9 तारीख को ये मसला हुआ, 13 तारीख को रक्षा मंत्री जी ने संसद में इसके बारे में जानकारी दी। तो इस तरह की बातों पर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन फिर भी सारे राजनीतिक दल और देश की जनता सरकार के साथ खड़ी है क्योंकि ये राष्ट्रीय देखिए, मुझे लगता है ये समय नहीं है किसने क्या किया दूसरों पे कटाक्ष करने का, उंगली उठाने का। विपक्ष के नेता भी बहुत सारी बातों से उंगली उठा सकते हैं, लेकिन ये समय नहीं है। आपस में जो आंतरिक विषयों पे हमारे मतभेद हैं उसके बारे में हम कभी और बात कर लेंगे। ये वो समय है जब पूरा देश एक साथ दिखे, पूरा देश इस मुद्दे पे अलग अलग सुरों में बात। तो हमारी सैनिकों की बहादुरी है कि हम चीन को मुंह तोड़ उत्तर दे रहे हैं, मगर कहीं न कहीं राजनयिक स्तर पर हम चीन के प्रति जो कमजोरी दिखा रहे हैं या जो परहेज कर रहे हैं उस पर सीधे आक्रमण करने से, उससे
गलत संदेश जा रहा है। और फिर सीमा का ऐसा सवाल है जिस पर संसद में चर्चा नहीं होगी तो फिर कहाँ चर्चा होगी। आपने बहुत सुरक्षित रखी है सीमा, लेकिन संसद में चर्चा करने से आप क्यों भाग रहे हैं, क्यों डर रहे हैं। 1962 में हार गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी खुली चर्चा हुई और उस चर्चा के बाद एक नए हिंदुस्तान के बनने का रास्ता प्रशस्त हुआ। नेहरू जी ने वो बुनियादें डाली जिससे हमारी सेना आत्मनिर्भर हो सकी और 67 के वॉर में और 71 के वॉर में 62 के झटके के बाद जो नेहरू ने तैयारियां शुरू की थी उसका असर साफ दिखाई दिया। हमारे स्वाभिमान पर मरहम लगा उससे। तो आप चीन से क्यों इतना संकोच कर रहे हैं? ये सी से क्या ऐसा आपका मोह है कि आप उनका पर्दाफाश नहीं कर रहे? आप राजनीतिक शब्दों में कभी कभी कुछ बातें करते हैं, लेकिन असली बात नहीं बता रहे हैं कि हमारी सीमा के अंदर डेरा जमा करके बैठ गया है। हमारी सीमा उत्तराखंड से लेकर के अरुणाचल तक सब जगह खतरे में पड़ गई है चीन की उसमें। गलवान घाटी या तवांग तो एक फ्लैश पॉइंट है, मगर उसके अलावा और बहुत सारे फ्लैश पॉइंट हैं और कई जगह तो अंदर घुसा हुआ है, आप कहीं नहीं रहे हो घुसा हुआ है। तो आप संसद को विश्वास में लीजिए, देश को विश्वास में लीजिए, देश आपके साथ है। सुरक्षा के मामले में, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में कांग्रेस पूरी तरीके से तो अभी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, मैक्सार टेक्नोलॉजीज यूएसए की ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसने तस्वीरें जारी की हैं। सैटेलाइट इमेज सिगौत से पीस एयरपोर्ट पर 10 एयरक्राफ्ट चीन ने तैनात किए हैं और ये जगह भारत चीन बॉर्डर एलएसी से करीब 155 किलोमीटर दूर मौजूद है और चीन इसका इस्तेमाल मिलिट्री और सिविलियन पर्पस के लिए करता है। यहाँ चीनी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर और ड्रोन तैनात किए गए हैं। यहाँ से भारतीय सीमा काफ़ी करीब है। सैटेलाइट इमेज में जो मैक्सार टेक्नोलॉजी ने जो सैटेलाइट इमेज जारी की है उसमें 7 ड्रोन भी नजर आ रहे हैं। उधर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी पैट राइडर ने कहा कि चीन उकसावे की कार्रवाई करता है। अमेरिका ने देखा कि चीन एलएसी के पास सेना जुटा रहा है, यहाँ उसने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार कर लिया है। भारत हालात को संभालने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका इसका समर्थन करता है। हम अपने मित्र देशों की सिक्योरिटी तय करेंगे। कोई भी देश ताकत के जोर पर और एक तरफा अगर बॉर्डर चेंज की कोशिश करता है तो अमेरिका इसके सख्त खिलाफ है। उधर व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन जॉन पियरे ने भी कहा कि अमेरिका इस अहम मुद्दे पर नजर बनाए हुए है। हमें खुशी है कि भारत और चीन अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में झड़प के बाद जल्द ही अलग हुए। हम दोनों देशों को आपस में बातचीत के जरिए ये मुद्दा हल करना चाहिए। और उधर चीन लगातार सड़क, रेल और एयर कनेक्टिविटी एलएसी पर बढ़ा रहा है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिटायर्ड कर्नल अमरदीप त्यागी, रक्षा विशेषज्ञ, डॉक्टर शशि उपाध्याय, विदेश मामलों की जानकार, इंदुकान दीक्षित, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले अमरदीप त्यागी जी आपके पास आएंगे। लगातार चीन जो एलएसी है उस पर एयर कनेक्टिविटी, सड़क और रेल की सुविधाओं का विस्तार कर रहा है और अपने लड़ाई के जो मार्ग हैं उसको आसान करने की कवायद में जुटा है और ये बड़ा लंबा अरसा हो रहा है इसको। देखिए, ये कोई आज की बात नहीं है। जी, मैं आऊँगा आपके पास। इंदुकान जी, लगातार जो चीन से चल रहा है वो तो सबके सामने है, लेकिन देखिए उन लोगों के हौसले
जो 370 हटने पर ये कहते हैं कि यहाँ कश्मीर में भारत का झंडा उठाने वाला भी कोई नहीं होगा। महबूबा मुफ्ती जो बयान आज देती हैं, क्या लगता है कि ये बयान वाकई में विपक्ष या जो राजनीतिक जो मंशा है उसको जाहिर नहीं करता कि आप देश के साथ हैं या खिलाफ हैं? नमस्कार चंद्रशेखर जी। जी, हमारे सहयोगी पैनलिस्ट डॉक्टर शशि उपाध्याय और डॉक्टर अमरदीप त्यागी जी को भी हमारा नमस्कार। देखिए, जिस तरह से चीन के लोगों ने तवांग में हरकत की और उन पे जो रिएक्शन और रिस्पांस भारतीय फौजों ने किया और जिस तरह से उनको दौड़ाकर खदेड़ कर मारा और उनकी चौकी तक वापस भगा दिया, उसके बाद लोगों को न सिर्फ सेना का बल्कि सरकार का भी मनोबल बढ़ाने के लिए उसके साथ खड़े होना चाहिए था। देखिए, ये मैं मानता हूं कि अगर सरकार से कमियां हो, एक्शन ना हो, सरकार ढीली ढाली रवैया अपनाती हो, तो आप आलोचना करें, उसको सुधारने के लिए चीजें करें भी। लेकिन अगर सरकार एक्शन में है और सरकार कहीं चूक नहीं कर रही है, मोटे तौर पर तैयारियां तो आप जितनी भी कर लीजिए चंद्रशेखर जी, दुनिया में रूस ने क्या क्या तैयारियां नहीं की होंगी यूक्रेन वार से पहले, लेकिन आज देखिए लड़ाई में ऐसा लगता है जैसे उलझ सा गया है रूस, जो कि एक महाशक्ति है। वो एग्रेसर उस मामले में अपनी तैयारी करने के बाद ही एग्रेसर कभी कोई एक्शन लेता है, और छोटा सा देश उसके लिए यूक्रेन था। लेकिन कभी भी ये कोई कह दे कि हम परफेक्ट हैं और हमने जो कुछ किया है सब 100% सही है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन छोटी छोटी बातों को अगर आपने मोटे तौर पर एक तस्वीर देखी कि एक कार्रवाई हुई जिस कार्रवाई में दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए गए, और जो तात्कालिक मामला था, देखिए ये माना जाता है चंद्रशेखर जी कि चीन की तो ये नीति है, आप ताइवान देख लीजिए, पहले रूस के साथ भी था, मंगोलिया के साथ है, जापान के साथ है, कोरिया के साथ है, जितने भी उसके बॉर्डर, वियतनाम के साथ उसका कितना लंबा युद्ध चला था। तो उसकी समस्या बॉर्डर के इश्यूज बर्मा के साथ है, सबके साथ है इसलिए उसको हमेशा कहते हैं उसकी पॉलिसी फॉरेन की है एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, कैसे अपनी सीमाओं को बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो। वो वास्तव में कंट्रोल में या काबू में तभी आएगा जब वो फॉर्मर सोवियत संघ की तरह टूट कर एक दिन टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। और मेरा यकीन है चंद्रशेखर जी कि वो दिन बहुत जल्दी आएगा। जिस तरह की स्थितियां वहां की इंटरनल हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी है नहीं, भारी असंतोष है, वो जिस दिन बिखरेगा तो वो रूस सोवियत संघ से ज्यादा टुकड़ों में बढ़ जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि डंडे के जोर पे आप कितने शासन चलाएंगे जी। और एक चीज क्या अपनी बात खत्म करेंगे चंद्रशेखर जी, देखिए भारत की फौज और चीन की फौज में एक बड़ा बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस वो ये है कि चीन की फोर्स में जो जवान हैं वो बाई फोर्स काम करने आते हैं, उनकी नीति के तहत उनको जबरन वहां पे इम्प्लॉय किया जाता है और वो मजबूरी में इन बॉर्डर्स के इलाके में टफ टेरेंस में काम करते हैं। आपने देखा हो कई बार वो रोते गाते भी नजर आते हैं, इनके सोशल मीडिया में वीडियो आते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो भारतीय फौज है इसमें जाने के लिए जो लोग बिल्कुल मेहनत, आप देखिए अभी अग्निवीर योजना आई थी, कितने जवान देश में कई कई जगह निकल गए कि नहीं हमें पूरे जीवन लगाना है आर्मी में। तो इस जज्बे वाले लोग यहाँ पे संघर्ष करके तैयारी करके सैनिक बनते हैं, वो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होते हैं। तो जो व्यक्ति ये एक काम करने के लिए डिटरमाइंड है वहां गया है और एक आदमी जो मजबूरी में आया है वो पक्के तौर पर पिटेगा, और यही हुआ है अभी जो तवांग में हुआ है। और भारत सरकार की तैयारियों पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं, आपने महबूबा मुफ्ती की बात सही कही, ये लोग विधवा विलाप करने वाले लोग हैं। जिन लोगों की दाल कहीं और नहीं गली, उनको कोई और अपने देश की सरकार से या मोदी जी से कोई त्रासदी है, कोई समस्या है, तो वो मौके तलाशते रहते हैं कि कैसे कटाक्ष करें, कमेंट करें। यही लोग थे जो एयर स्ट्राइक पे, जो सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठा रहे थे और कहते थे कि भारत सरकार कमजोर है। आज देखिए हमारे देश के नक्शे से राजनीतिक कहीं अता पता चलता है आपको कि कहाँ गए हुर्रियत के लोग, कहाँ गए आतंकवादी नेता,
कहाँ गए 370 की मांग करने वाले? बिल्कुल सब लापता है। बिल्कुल क्योंकि एक डिटरमाइंड और एक जो कहते हैं कि इच्छा शक्ति वाली सरकार है, उसने एक्शन लेने में कहीं कहीं कोताही नहीं की। और जब से सत्ता में आए मोदी सरकार, जी। उन्होंने देखिए वाजपेयी सरकार ने देश को न्यूक्लियर पावर बनाया, जबकि उसके पहले की सरकारें कांग्रेस की डरते डरते, एक इंदिरा गांधी के बाद नरसिंह राव की सरकार में, राजीव गांधी के समय में वो एक एटॉमिक एक्सप्लोजन तक करने में डरते रहे अमेरिका के और बाकी लोगों की धमकी से। और एक मोदी गवर्नमेंट ने अपने सारे एयरफोर्स और तमाम चीजों को मजबूत करने के लिए तमाम काम किए हैं। जी ठीक है। डॉक्टर शशि उपाध्याय जी, आपने सुना होगा इंदुकान दीक्षित जी को। मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? हाँ जी जी जी। शशि उपाध्याय जी, जो इंदुकान जी कह रहे थे, क्या वाकई में मिखाइल गोर्बाचोव सिद्ध होंगे शी जिनपिंग चीन के? और जिस तरह हु जिनताओ को भी ग्रेट हॉल से बाहर निकाल दिया गया था, जो कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक चल रही थी, क्या ऐसा तो नहीं है कि कहीं ना कहीं जिनपिंग अपनी असफलताओं को दबाने के लिए कुछ ना कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा करते रहते हैं जिससे ये लगे कि हाँ प्रभुत्व उनका बरकरार है, या वाकई में जो एक विस्तारवादी नीति है उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ा रहे हैं? क्योंकि चीन हर एक मोर्चे पे, आंतरिक मोर्चे पे भी घिरा हुआ है। क्या लगता है कि ये समय कैसा है चीन के लिए, और क्या भारत जो दबाव हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस समय, एक दबाव उसको नहीं कहेंगे, एक हमने अच्छा एक अपना वर्चस्व बनाया है, तो क्या उसको हम बढ़ाने में कामयाब रहेंगे? आप ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं। ऐसा है, मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ अभी जो दृष्टिकोण रखा गया, लेकिन ये बात पूर्ण रूप से सही है कि चाइना इंटरनली बहुत ही अनस्टेबल हो रहा है इस समय में, और अपना जो कोविड को लेकर के वहाँ पर इस समय में बहुत प्रॉब्लम्स हुई, और शी जिनपिंग की सरकार को एक प्रकार का खतरा भी पैदा हुआ, और उन्होंने कई मेजर्स अपनाए उस वापस से एक स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए। और ये जो अभी जो कुछ भी उन्होंने हुआ है बॉर्डर के ऊपर, ये एक तरह से चाइना का भी डाइवर्ट अटेंशन करने के लिए हुआ है, और जो डाइवर्ट होने से और चाइना के पास और कोई ऑप्शन नहीं है अपने आप को बाहर एक्सटेंड करने के अलावा, और वो बहुत एग्रेसिवली पूरे साउथ एशिया रीजन के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने तमाम भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ में सुरक्षा और सैन्य समझौते साइन कर रखे हैं, उनको इकोनॉमिक एड और असिस्टेंस दे रहे हैं, उनके डोमेस्टिक अफेयर्स में इंटरफियर कर रहे हैं, जैसे हाल ही में श्रीलंका में उन्होंने किया। पाकिस्तान के साथ उनके संबंध के बारे में सभी को हमको ज्ञान है। तो इस तरह से वो एक पेरिफेरली इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, और घेर करके वो इकोनॉमिकली भी अपने आप को, मतलब दूसरे देशों को सुदृढ़ता प्रदान करके, और भारत में एक भय तो मैं नहीं कहूंगी, पर हाँ एक कॉशियसनेस, अब इंडिया को कॉशियस करने की प्रयास कर रहे हैं। तो इस स्टेज के ऊपर हमको यही कहना चाहिए कि जो हाल ही में जो कुछ भी हुआ है, हम चीन की समस्त नीतियों को और उसके जो मंसूबे हैं उनको पहचानते हैं, इसलिए हमको बहुत ही एक कॉशियसली और समझदारी के साथ में आगे बढ़ना होगा। और क्योंकि एक राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए भारत सरकार के सभी कदम अत्यंत सराहनीय होने के बावजूद हमें सभी विपक्षी दलों को एक साथ इसमें जुटना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट में भी ऐसा हुआ है कि जब हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई भी प्रकार का खतरा दिखा है, समस्त विपक्षी दल एक होकर के उन्होंने एक जॉइंटली खड़े हुए हैं वो सभी चीजों को फेस करने के लिए। तो इस समय भी इंडिया को यही स्टेप उठाना चाहिए कि सभी विपक्षी दलों को एक साथ करें, जॉइंट मीटिंग्स करें, और एक दो मीटिंग्स में वी कैन हैव सेवरल राउंड ऑफ टॉक्स, और जो हमारे इकोनॉमिक चाइना के साथ भी डिप्लोमेटिक स्तर के ऊपर भी हमें बैठकों का आयोजन करना पड़ेगा, एवं जो सैन्य स्तर पे भी जो मिलिट्री कमांडर्स हैं उनके बीच में भी मीटिंग्स को वापस रेगुलेट करना पड़ेगा, कूटनीतिक स्तर पे भी और मिनिस्ट्रियल स्तर पे, पॉलिटिकल स्तर पे भी। न केवल इसको एक हम राजनीतिक रंग न दें, क्योंकि ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है जो कि भारत की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, संपूर्ण दक्षिण एशिया की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है,
तो इसलिए और हिंदुस्तान हर तरह से काबिल है। G20 की मेंबरशिप जो इंडिया को अभी चेयरमैनशिप मिली है उससे डेफिनेटली इंडिया और स्ट्रांग हुआ है, और आने वाले समय में हम चाइना को कंटेन भी कर सकते हैं, और डायलॉग और डिप्लोमेसी के थ्रू हमको एक पीस और ट्रैंक्विलिटी बॉर्डर एरियाज के ऊपर मेंटेन करना, यही हमारा प्रयास है, क्योंकि डायलॉग इज द ओनली ऑप्शन। डायलॉग ही एक ऑप्शन हमारे सामने है। ये क्योंकि जो आने वाला समय है वो लड़ाई का जो कुछ हम देख रहे हैं रशिया में हो रहा है या तो वो वाला चीजें हमको यहाँ पर दक्षिण एशिया में अपनाने के बजाय, और भारत एक बड़ी शक्ति है, उभरती हुई महाशक्ति है, इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए हिंदुस्तान को बेहद जिसको कहना चाहिए कॉशियसली और समझदारी से आगे बढ़ के सभी विपक्षी दलों को एक साथ लेकर के और कूटनीतिक स्तर के ऊपर चाइना के साथ डायलॉग करना चाहिए। ट्रेड को बढ़ाने के स्तर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर, बॉर्डर एरिया पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, और समस्त गतिविधियों के ऊपर हमको बहुत ही सामंजस्य शांति के साथ आगे बढ़ना होगा, पेशेंट। त्यागी साहब, इंटरनेशनल रिवर ट्रीटी को चीन मानता नहीं है, समंदर को चीन मानता नहीं है, आसमान को मानता नहीं है, जमीन को मानता नहीं है, चारों तरफ चाहता है कि चीन ही चीन हो, चीन ही चीन हो। और अंदर बीजिंग में हालात इस कदर खराब हैं कि शी जिनपिंग के होश उड़े हुए हैं कि कैसे इस सत्ता को चलाया जाए, क्योंकि लगातार लोग कहीं ना कहीं उनके खिलाफ हो चुके हैं और एक जो तानाशाही है उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं चीन के लोग। चीन की आंतरिक जो लोकतंत्र है वो पूरी तरीके से इस समय एक बारूद के ढेर पर बैठा है। क्या लगता है त्यागी साहब कि कहीं ना कहीं हमें भी एक एक कदम संभाल के रखना चाहिए और ऐसा जवाब देना चाहिए जो वाकई में दुनिया में माना जाए कि भारत जो करता है बड़ा अद्भुत और अभिनव करता है? जी देखिए, चाइना की जो ये आदत है या चाइना की जो पॉलिसी है ये कोई नई नहीं है। यदि हम देखें ऐतिहासिक तौर पर, फ्रॉम वेरी बिगनिंग चाइना ने अपना एक्सपेंशन शुरू किया और अपने आसपास के देशों को बुली करना शुरू किया। चाइना इज ए बुली नेबर जो अपने आसपास के पड़ोसियों को डरा के रखना चाहता है और अपना वर्चस्व कायम रखना चाहता है। और इस क्षेत्र में चाइना को टक्कर देने के लिए सिर्फ एक देश है, वो है भारत। और जब जब भारत की प्रगति होती है, भारत विकास की तरफ बढ़ता है या भारत का वर्चस्व विश्व स्तर पर बढ़ता है, तो चाइना उसको डिस्टर्ब करता है। उसके अलावा सबसे बड़ी चाइना के लिए इशू ये हो गया है कि अब भारत की सरकार ने बॉर्डर एरियाज में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का अभियान शुरू कर दिया है और पिछले कुछ सालों से बहुत ही तेज गति के साथ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। अब चाइना को बार बार ये लगता है कि यार यदि ऐसा हुआ तो भारत आपके इस धमकाने के रवैये में काबू नहीं आएगा। तो इसलिए वो बार बार भारत को टेस्ट करता है कि यदि हमने भारत पर इस तरह का कोई एक्शन किया या कोई मिस एडवेंचर किया तो हाउ इंडियन आर्मी इज गोइंग टू रिएक्ट। और ये बार बार उसको जवाब मिल रहा है जी। बट स्टिल इट इज नॉट इजी टू कंटेन चाइना। चाइना वो देश नहीं है जो प्यार की भाषा समझे। हमें चाइना को डिप्लोमेटिक स्तर पर, इकोनॉमिक स्तर पर और मिलिट्रीली उसको इस तरह डेंट देना है या इस तरह उसको घेरना है सो दैट चाइना शुड नॉट ट्राई टू डू सच काइंड ऑफ मिस एडवेंचर। और यदि हम कहीं भी किसी भी स्तर पर, चाहे वो डिप्लोमेटिक स्तर हो, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, जब तक हम उसको बराबर की टक्कर नहीं देंगे या उसका एक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ना बना ले, तब तक चाइना हमें बुली करता रहेगा। आप ये देखिए, इंडिया तो इतना बड़ा देश है, ताइवान छोटा सा देश है, लेकिन ताइवान के पीछे अमेरिका खड़ा हुआ है। वो बार बार वहां पे ट्राई करता है, कभी अपने एयरक्राफ्ट उसके ऊपर से भेज देता है, कभी अपनी नेवी से उसको घेरने की कोशिश करता है। But so many stunts China is trying. Still, China has not taken any concrete action against Taiwan because उसको पता है कि यदि मैंने कोई एक्शन लिया
तो ही विल गेट ए रिप्लाई फ्रॉम अमेरिका। सेम टाइप ऑफ जो स्टंट है वो भारत के साथ करता है, हालांकि उसे मालूम है कि भारत के पीछे अमेरिका नहीं खड़ा है, या भारत कोई भी एक्शन करता है किसी अमेरिका या किसी दूसरे कंट्री के भरोसे नहीं करता है, अपने बलबूते पे करता है। तो वो भारत की स्ट्रेंथ, भारत की स्पीड ऑफ एक्शन टेस्ट करने के लिए सब ये इस तरह के एडवेंचर करता है। और अभी आप ये देखिए 622 के बाद से लेकर आज तक जितने भी स्टंट चाइना ने ट्राई किए हैं उनका बहुत ही शानदार और बेफिटिंग रिप्लाई हमारी जो सेना है उसने दिया है। तो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस और डिप्लोमेटिकली घेरने का इसको प्रयास करना है हमें। मैंने पिछले दिनों भी चैनल पे या तो आपके चैनल के माध्यम से या किसी और चैनल के माध्यम से मैंने सरकार को भी एक सजेशन दिया था कि हमारा बॉर्डर यदि ऑफिशियली देखें तो हमारा बॉर्डर तिब्बत के साथ लगता है, न कि चाइना के साथ, और वी शुड गिव प्रॉपर रिकॉग्निशन टू तिब्बतियन गवर्नमेंट। हमें अपना जो उनका एम्बेसी है, उनका दूतावास है, बिल्कुल नेक्स्ट डोर टू चाइना खोलना चाहिए, और वी शुड पुट देम इन एवरी एक्शन। हर जगह हमें तिब्बत को सामने रखना चाहिए, एंड इट इज देयर राइट टू गो देयर, एंड चाइना शुड इमीडिएटली वेकेट तिब्बत। और हमारा जो समझौता है, मैकमोहन लाइन है, वो तिब्बत के साथ है, और इसके लिए हमें पूरी विश्व की सहमति और जितने भी देश चाइना से त्रस्त है उनको साथ जोड़ना चाहिए, और तिब्बत को प्रॉपर एक रिकॉग्निशन देके, क्योंकि जो हमारी जो 1950-51 में जो गलती हुई उस गलती को सुधारने का समय है। और जिस दिन हमने ये एक्शन ले लिया, चाइना अपने आप अपने बूट्स में वापस चला जाएगा। उसके अलावा इकोनॉमिकली हमारी सरकार कर रही है, मेक इन इंडिया का प्रोग्राम चल रहा है। उसके अलावा हमारी देश की जनता को भी ये सोचना चाहिए कि एट व्हाट एवर कॉस्ट वी शुड स्टॉप यूजिंग चाइनीज आइटम्स, व्हाट एवर इट इज। चाहे वो कितना अच्छा है, खराब है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, चाहे अपने देश का हो और नहीं तो किसी और देश का हो जी। लेकिन चाइना का आइटम्स को हमें बिल्कुल डिस्कार्ड, चाइना की कमोडिटी का डिस्कार्ड करना है। लेट इंपोर्टर्स गेट इन लॉस, ठीक है, तब हम इसको डेंट पहुंचा सकते हैं जी। मिलिट्रीली यस, आवर आर्मी इज स्ट्रांग एनफ टू गिव देम बिफिटिंग रिप्लाई, और हमारी गवर्नमेंट को जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है उसको और तेजी देना चाहिए, और बढ़िया से बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत अच्छे से इक्विपमेंट, वेपनरी, वी शुड प्रिपेयर आवरसेल्फ, और वी शुड इंपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज सो दैट वी कैन गिव देम बिफिटिंग रिप्लाई व्हेनेवर चाइना ट्राई टू डू एनी सच काइंड ऑफ मिसएडवेंचर। ठीक है, तभी चाइना ये अपने लिमिट्स में रहेगा, अदरवाइज इट विल कीप ऑन डिस्टर्बिंग अस। ठीक है इंदुकांत जी, देखिए जो त्यागी साहब ने कहा, मैं बहुत सम्मान करता हूं, पूरा देश सम्मान करता है, उन्होंने जो कहा वो बात बिल्कुल सच है। लेकिन आप देखिए ना, 3500 कंपनियों में, 3500 भारतीय कंपनियों में जो निदेशक हैं वो चीन के हैं। 1 लाख अरब डॉलर का हमारा कारोबार है चीन से, और फिर महबूबा मुफ्ती जैसे लोग हमारे देश में मौजूद हैं। क्या लगता है कि सवाल पूछने का यही वक्त है, या ऐसे वक्त का इंतज़ार किया जाता है कि सवाल ऐसा वक्त आए भारत पे तो इस तरह के सवाल पूछे जो कहीं ना कहीं स्वयं को और पूरे देश को शर्मसार कर दें? जो उन्होंने कहा, मुझे कहना भी अच्छा नहीं लग रहा है, और मैंने अपनी वो लाइन भी उसमें से हटवा दी थी कि इस लाइन को हटा दीजिए, इस बयान को जो महबूबा मुफ्ती ने कहा है। क्या लगता नहीं है कि एक जिम्मेदार आचरण होना चाहिए प्रत्येक का? चंद्रशेखर जी, सभी राजनीतिक दलों को जो वो दावा करते हैं कि हम राजनीतिक दल हैं और राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, उनको सोच समझ के ही बयान देने चाहिए, और खास तौर से ऐसे मौकों पर। एक मेरा अनुरोध था, थोड़ा इको आ रहा है, उसको भी ठीक कराइएगा चंद्रशेखर जी। तो देखिए, जिस तरह की बात आज महबूबा जी की जुबान से आई है, यही थी जब 370 की भनक उनको लगी कि हटाया जाना है, तो उन्होंने, आपको याद होगा क्या कहा था, कि हम लोग राष्ट्रीय धारा से जुड़े हुए दल हैं, और अगर एक बार हम लोग बाहर हो गए सत्ता से या हमने साथ छोड़ दिया तो कश्मीर में तिरंगे को कोई कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। उनकी क्या स्थिति बनी, उनकी कितने हाशिए में चली गई, और तिरंगा कैसे लहरा रहा है अपना
जिससे हम लोगों का सीना वास्तव में चौड़ा हो जाता है। अगर आप कश्मीर में किसी भी इलाके में भी चले जाएं तो पता चल जाएगा कि उनकी बातों में कितनी सच्चाई थी और कितना दम था। मैं स्वयं कश्मीर गया 370 हटने के बाद चंद्रशेखर जी, और इन नेताओं के घरों पर विशेष तौर पे गया देखने के लिए जी। और अपने स्थानीय लोगों से पूछा कि भाई कहाँ रहते हैं, हम तो वहां रहे 5 साल, तो हम घर नहीं समझ में आ रहा था क्योंकि वहां तो बड़ी तड़क भड़क भीड़, सिक्योरिटी होती थी। बोले सर अब तो इनके पास कुछ पावर नहीं है तो इनके पास जाएगा कौन, मक्खी भी नहीं जाती है। तो सचमुच में इनको, चाहे हुर्रियत के सो कार्ड जो नेता थे, चाहे ये नेता जो भारत की बैशिंग करते थे, लेकिन सही इंदुकांत जी, लेकिन जो त्यागी साहब ने कहा कि अब वो दौर आ गया है कि दिल्ली में तिब्बतियन एम्बेसी खुलनी चाहिए तो पता लगे बीजिंग को कि हमारे तेवर क्या है। ये त्यागी साहब ने बिल्कुल ये जो विचार प्रकट किया, ये लगातार देश में चल रहा है विचार। ये बहुत अच्छा अप्रोच है और ये इन्होंने आपके यहाँ चर्चा में कल भी ये बात कही थी जी। मैं आपको बताऊं कि अगर भारत ने ये प्रोएक्टिव स्टेप ले लिया तो उसके पीछे तुरंत यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, सारे देश खड़े मिलेंगे और यही तरीका है उसको सीधा करने का। हमने पहले भी कहा था आपके यहाँ कि शठे शाठ्यम समाचरे, जो इस तरह की बदमाशी करे, जो इस तरह की बदतमीजी करे, जो इस तरह की मूर्खतापूर्ण कार्य करे, उसके खिलाफ उसी तरह से जैसे भारतीय सैनिकों ने किया तवांग में ना, कि उनको डंडे से उनकी सेवा की, स्टंट में हड्डी तोड़वा तो अब बैठे। अगर मान लीजिए कि इनके आरती उतारते तो अंदर चले जाते, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी में बैठते, उनके डंडे से आरती उतारी तो देखिए भाग लिए। तो अगर आपने इस ढंग का प्रोएक्टिव एक्शन लिया और संयोग से आप G20 के हिस्से में प्रमुख हैं, आप ये प्रस्ताव लाएं कि इसका ये जो सदस्य देश है ये दुनिया के हर देश को अपने आसपास के परेशान कर रहा है, किसी को आर्थिक, आप देखिए श्रीलंका को खोखला करने वाला चीन था और खोखला करके भाग गया, फिर भारत ने उसकी मदद की और अब सऊदी अरब पहुंच गए हैं। देखिए हुआवे लेके, और सऊदी अरब को देखिए दीवाना, सऊदी अरब भी दीवाना हुआ पड़ा है। देखिए आप बीजिंग के नशे में सभी की ये स्थिति। देखिए पाकिस्तान कैसे कुलाचे मार रहा था जब वो रूट्स निकाल रहे थे। अभी एक इंडेक्स में जो एक इंडेक्स आया है जिसमें चीन को चाहने वाले देश कौन है, उसमें आपको पता होगा कि पाकिस्तान पहले नंबर पे है, अगर आप पता हो तो। ये बड़ी देखिए चाहने वालों की बात जो है ये थोड़ी सी पुरानी हो गई है। पाकिस्तान में अब चले जाएंगे जहां से उनकी रोड निकल रही है, उस इलाके के लोगों से पूछेंगे तो वो सारे लोग सबसे अधिक डिसलाइक करते हैं। और चीन को तो लोग इतना डिसलाइक करने लगे चंद्रशेखर जी कि कल का उदाहरण ले लीजिए। कल जो काबुल में ब्लास्ट किया आतंकवादियों ने, वो ब्लास्ट उस होटल पे किया गया जो होटल चाइना के लोगों द्वारा रन है। और चाइना का आपने स्टेटमेंट देखा होगा, कल आया था ऑफिशियल कि हमारे सारे नागरिक इमीडिएटली लीव एग्जिट अफगानिस्तान। इसी तरह से उनको पूरी दुनिया में मार के भगाया जाएगा अगर ये हाल करेंगे वो तो। और जो अपने देश में बिल्कुल किनारे लोग हैं जिनका कोई कहीं कोई पहचान नहीं। अब देखिए हैदराबाद से हमारे ओवैसी साहब अनाप शनाप बयान देते हैं, उनकी क्या स्थिति है। हमारे मीडिया की भी गलती है चंद्रशेखर जी, जहां पे एक तरफ आप 302 सीट पाने वाले भाजपा, एक तरफ देशभक्त तमाम बाकी दलों को, इवन कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्षी दल है, उसके साथ एक सांसद वाले ओवैसी को बैठा करके और ओवैसी को ज्यादा टाइम देते हैं, ज्यादा स्पेस देते हैं। तो ये आप ऐसे तत्वों को बढ़ावा देते हैं, ये मीडिया की भी भूमिका है। बिल्कुल, हम तो उस टीआरपी के एजेंडे से दूर हैं। हम तो बिल्कुल आप देखिए कल भी जो बहस हो रही थी उसमें कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं था, और आज भी जो बहस हो रही है, त्यागी साहब रक्षा विशेषज्ञ हैं, शशि उपाध्याय विदेश मामलों की जानकार हैं, और आप स्वयं पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कल भी कोई नहीं था राजनीति के मंच को जागृत करने के लिए कि अपने अनाप शनाप बयान जारी करे, और हमें बिल्कुल नहीं लगता कि ये निष्कर्ष वाली बातें हैं। और आप ठीक कह रहे हैं, मैं इसका सम्मान करता हूं कि मीडिया को भी कहीं ना कहीं शुचितापूर्ण कार्य करना चाहिए। बिल्कुल, और ये आपका देखिए, आपका ये अप्रोच आपके चैनल का और एडिटर के तौर पे आपके चैनल का आपके बहुत अच्छा अप्रोच है। और मैं एक बात और कहूंगा कि जो अभी डॉक्टर शशि उपाध्याय ने कहा था
देखिए, सरकार ने ये बात बिल्कुल ठीक कही कि जो हमारी आर्मी प्रिपेयर्डनेस है, जो हम वहां पे कर रहे हैं एक्चुअल एलएसी पे, वो चीज हम संसद में चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन सरकार को किसी ने रोका है क्या कि जितने भी प्रमुख विपक्षी नेता हैं उनको आप बुला करके प्राइम मिनिस्टर हाउस में जी और जितना आवश्यक चीजें उनको उनके सवाल जवाब दे करके ब्रीफ कर दें, और विद दिस कॉशन कि ये चीज बाहर नहीं जानी चाहिए। तो ये भी एक अप्रोच है जिससे आप कहते हैं ना कि सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटी। अगर आपको लगता है, मैं कि जाने राहुल वाला था गांधी शशि जैसे- उपाध्याय जी के पास, लेकिन एक सवाल और पूछ रहा हूँ। लगता नहीं है इंदुकान जी के एक संकट मोचक की जो भूमिकाएं निभाया करते थे वो लोग कम हो गए, वो दिखना कम हो गए राजनीतिक गलियारों में? मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। इंदुकान जी, जो शशि उपाध्याय जी ने बात कही उसको आपने कोट किया, नहीं लगता कि बड़ा मन थोड़ा सा तो करना चाहिए भाई? ऐसे भी नहीं कि आप विपक्ष को कुछ मानो ही नहीं, आप कोई संवाद ही ना करो और 4 दिन बाद अखबार में खबर आ जाए, कहीं मीडिया में खबर आ जाए तो आप बयान दे दो। थोड़ा बहुत तो बड़ा मन करना चाहिए। ये सरकार को करना होगा। कई मुद्दों पे ऐसा प्रतीत हुआ कि सरकार विपक्ष को बिल्कुल अनदेखा कर रही है, नज़रअंदाज कर रही है। चंद्रशेखर जी, मैं इसी बात पे आ रहा था। आपका बिल्कुल सही सवाल है। जब भी कभी इस ढंग की स्थितियां आए तो उसका एक उदाहरण देखिए, मैं हमेशा कोट करता हूं नरसिंह राव गवर्नमेंट को। जब एटॉमिक एनर्जी कमीशन में भारत का पक्ष रखना था तो उन्होंने विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में अपना दल भेजा वहां पे भारत की स्थिति को डिफेंड करने के लिए। पूरी वो वहां पे अपना पक्ष रखे, उसके पहले ही पूरी दुनिया में क्या मैसेज गया कि हियर इज अ कंट्री जहां पे पक्ष विपक्ष का भेद अपने देश के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए मिट गया। तो आपको कोई ऐसी, देखिए हमारे यहाँ अड़ंगा लगाने वाले बहुत से दल हैं, हो सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते, उनके अपने राजनीतिक इंटरेस्ट भी होंगे, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो आपको अड़ंगा लगा रहे हैं इसका मतलब वो देशभक्त नहीं है। तो आपको थोड़ा बड़ा दिल करके उनको कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए। जब हम पाकिस्तान से बात कर सकते हैं, जब जरूरत पड़े हम तालिबान से बात कर सकते हैं, तो अपने ही देश की पार्टियों से क्यों नहीं बात कर सकते हैं? हाँ, बात करने का तरीका आपका ये पक्ष सही हो सकता है कि हम संसद में नहीं करेंगे खुले में चर्चा, क्योंकि वो पूरी दुनिया में लाइव जाता है जी। आप, लेकिन जो इस ढंग के जो चीजें होती है, आपने देखा हो कई बार प्राइम मिनिस्टर बुलाकर ब्रीफ करते हैं, जैसे उनको हमला करना होता है किसी देश पर तो बुलाकर के विपक्ष को विश्वास में ले लेते हैं, हम ऐसा करने जा रहे हैं। ये भी एक तरीका है। तो आप सारे प्रमुख लोगों को बुला करके और बात करते कि हमने ये किया, ये स्थिति है, विजुअल्स भी दिखा देते, तो वहां पे जो पीएमओ में विजुअल्स दिखाया जाएगा उसको थोड़ा कोई रिकॉर्डिंग कर लेगा, और बताते कि देखिए ये स्थिति, हमने इनको मारा, डंडे से भगा दिया, और देखिए जो पुरानी स्थिति है, कांग्रेस को खास तौर से दिखा देते कि देखिए यहाँ आपके यहाँ थी पहले स्थितियां, सारे रिकॉर्ड में है आर्मी के, यहाँ से हमने उनको खदेड़ा है और हमने कहीं 1 इंच जमीन नहीं दी है। तो ये बातें जो जिस तरह से सड़क पे आ रही हैं, संसद में आ रही हैं, और इसी तरह का कुछ कमजोरी सरकार ने किसान बिल पर भी दिखाया था। आप उनको बुलाकर के विपक्ष के लोगों को या आप किसान नेताओं को अपने यहाँ बात कर लेते और करके तय करते। बताइए आप, इतने मजबूत शब्दकोश वाली पार्टी और शब्दों से डर रही है, बताइए आप, संवाद से डर रही है। बड़ा आश्चर्य का विषय है। मैं आऊंगा आपके पास। शशि उपाध्याय जी, जो आपने कहा और त्यागी साहब ने भी कहा, तमाम निष्कर्ष ये भी है कि त्यागी साहब कह रहे थे कि उन देशों का भी एक समूह होना चाहिए जो चीन से पीड़ित हैं, जिनकी जमीन चीन ने दबा रखी है, और कहीं ना कहीं मुखिया के रूप में इस बार भारत को इसकी अगवानी करनी चाहिए। जी हाँ, मैं कुछ हद तक इस बात से सहमत हूँ, लेकिन इसके साथ एक मुद्दा और जुड़ा हुआ है, और जो मैं महसूस करती हूँ ऐसा है कि इंडिया को जो अपने साउथ एशियन नेबर्स हैं उनके अंदर अपना जो विश्वास है उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि चीन की जो नीति है और जो हाल ही में चीन कर रहा है कि जो एक एग्रेसिव पोस्चर उसने अपना रखा है दक्षिण एशिया के अंदर, और हर एक कंट्री के अंदर जो उसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, डिप्लोमेटिकली एंगेज्ड है, उससे जो छोटे हमारे पड़ोसी देश हैं वो चीन से कहीं ना कहीं प्रभावित हैं। तो भारत के प्रति जो उनका ये दृष्टिकोण है कि हम चाइना को एज एन ऑल्टरनेटिव टू इंडिया देखने लग जाएं, दैट हैज टू बी समहाउ
जिसको कहना चाहिए, इंडिया को उसको कम करना होगा और वापस जो भारत को अपना विश्वास अपने पड़ोसी देशों में बढ़ाना होगा। तभी ये पड़ोसी देश कहीं ना कहीं जैसे पीड़ित है चाइना से, तो वो भारत में एक विश्वास के साथ में आगे आएंगे और अपनी बात को शेयर करेंगे। इसके लिए हमारे पास एक फोरम भी है, जैसे सार्क का एक फोरम है, जहाँ पर हमने अभी तक पॉलिटिकल इश्यूज और एजेंडा को नहीं शामिल किया है, बट इन दैट केस वी कैन डू दिस। अगर जॉइंटली हम सब लोग कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, जैसे भूटान है, डोकलाम में जो हुआ, या और जो हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं, तो दे कैन कम फॉरवर्ड एंड डिस्कस दीज इश्यूज इन सार्क एज वेल। लेकिन सार्क को हमें रिवाइव करना होगा दूसरे तरीके से, और इन सब प्रॉब्लम्स के अलावा भारत को चाइना के साथ भी एक नए सेट ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अपनाने होंगे, क्योंकि जो कुछ हमने कॉन्फिडेंस मेजर्स अभी तक बॉर्डर एरियाज को लेकर के अपना रखे हैं, चाइना ने उनको फॉलो नहीं किया है रिलीजियसली। तो वी नीड टू engage with China also diplomatically and with the other South Asian neighbors as well. तो हमें बड़े इसको पेशेंटली और स्ट्रैटेजिकली मूव करना होगा, और इसके लिए एक कॉन्फिडेंस जो मैं शुरू से बात कह रही हूँ कि आपको पेटी पॉलिटिक्स जो डोमेस्टिक स्तर पे हम लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं और जो स्टेटमेंट पास करते हैं, तो ये ग्लोबलाइजेशन के एरा के अंदर सभी देशों को आंतरिक स्थिति से अवगत होते हैं वो लोग। तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि पास्ट में भी ऐसा हुआ है कि वी नीड टू अडॉप्ट अ जॉइंट नेशनल स्ट्रैटेजी टू डील विद दीज काइंड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज। तो मैं ऐसा ही सोचती हूँ कि भारत को दोनों स्तर पे अपने विश्वास को बढ़ाना होगा, जागृत करना होगा, और अपने छोटे नेबर्स के साथ में और ज्यादा अपने एंगेजमेंट को बढ़ाना होगा, चाइना के अगेंस्ट एक फ्रंट को खड़ा करने के। जी त्यागी साहब, देखिए पीड़ित तो देश हैं और पोषित भी देश हैं कुछ, और वो पीड़ित और पोषित के बीच की ही लड़ाई चल रही है। और पोषित इतने हैं कि वो अपना स्वाभिमान, सम्मान, सब कुछ संप्रभुता सब कुछ नष्ट कर चुके हैं। चीन के चरणों में ऐसे दंडवत बैठे हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के, और यहाँ तक कि नेपाल भी आजकल बीजिंग ही गाता है वहाँ पे, वहाँ भी चीन का रेडियो चल रहा है, नेपाल काठमांडू में भी। लेकिन वियतनाम है, जापान है, अब उनका स्वाभिमान है और हम भी स्वाभिमानी हैं, तो उनसे हमारे रिश्ते बरकरार हैं। तो ये पीड़ित और पोषित के बीच में कहीं ना कहीं एक डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन तो निकालना होगा भारत को। पीड़ित तो जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनको तो जोड़ना ही है। उसके अलावा जैसे श्रीलंका है, यस वी कैन सपोर्ट श्रीलंका इकोनॉमिकली आल्सो एंड वी आर डूइंग दैट। हमारा काफी अच्छा मतलब वहां पे रवैया रहा है, और हम उसको थोड़ा सा यदि हम प्रायोरिटी दें तो हम चाइना को एक्सपेल कर सकते हैं वहां से। और इनफैक्ट हमें पहले प्रोएक्टिव होना चाहिए कि चाइना हमारे नेबर्स को इस तरह से ललचा ना दे या उनको इस तरह का इन्वेस्टमेंट ना कर दे कि वो ट्रैप में आ जाए। तो हमें थोड़ा सा एडवांस होना पड़ेगा उस कार्रवाई करने में। उसके अलावा जैसे मैंने कहा था कि इकोनॉमिकली यदि हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो गए तो वी कैन सपोर्ट आवर नेबर्स, तो उनको हम फाइनेंशियली भी इकोनॉमिकली भी हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं। वो सब हमें ध्यान रखना होगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो अपनी संप्रभुता को लेकर भी वो चिंतित है। हमको उस एंगल से भी उनको डिप्लोमेटिकली थोड़ा सा प्रॉब करना होगा और उनको अपने खेमे में लाने का प्रयास करना पड़ेगा। और प्रयास ही नहीं, हमें सक्सेसफुल अटेम्प्ट करने होंगे सो दैट वो चीन की नीति को समझ जाए और वो साथ में जुड़ के भारत का सहयोग करें। उसके अलावा जो पीड़ित देश है वो काफी अच्छे स्ट्रांग देश है और उनकी सहायता से हम चाइना को घेर सकते हैं। तो वो थोड़ा सा हमें एफर्ट्स बढ़ाने होंगे। हालांकि मैं आपको बताऊं, हमारे देश की सरकार जो है इंटरनेशनल लेवल पे काफी एफर्ट्स इस तरह से कर रही है कि हमारा ज्यादा से ज्यादा बिजनेस और इकोनॉमिक जो सहयोग है बाकी देशों के साथ बढ़े और हम इकोनॉमिकली जो है इंडिपेंडेंट हो। उसके अलावा हमारा मेक इन इंडिया का प्रोग्राम है जिससे कि हम
इंपोर्ट से भी हम बचे और मैक्सिमम एक्सपोर्ट करें, और यदि एक्सपोर्ट नहीं भी कर सकते एटलीस्ट सेल्फ डिपेंडेंट हो। तो इस तरह का प्रयास सरकार का जारी है। यस, क्योंकि बहुत सालों से उस तरह के प्रयास उतने रिगरसली नहीं हुए थे। ऐसा नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले एफर्ट्स नहीं किए गए, लेकिन उतने जोर शोर से नहीं किए गए जितने अभी किए जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में यदि इसी तरह एफर्ट होते रहे तो द डे इज नॉट वेरी फार व्हेन वी आर गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट एंड इकोनॉमिकली आल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग नेशन। और जब ऐसी स्थिति होगी तो चाइना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है, बिकॉज ये थोड़ा सा प्रोपेगेंडा भी है जो अपने आप को इतना लार्ज वो दिखाता है, जब गुब्बारे में हवा भर के उसको फैला दिया जाता है। ये कुछ उस तरह की भी मुझे जो है साजिश उसमें दिखाई देती है, सो दैट पीपल और द कंट्रीज गेट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ दिस लार्ज साइज ऑफ ड्रैगन एंड वो कि बहुत खतरनाक है, उसकी आर्मी ऐसी है, मेरे पास ये इक्विपमेंट है। एक जब आप यदि याद करें तो कभी इराक में जो सद्दाम हुसैन का भी कुछ ऐसा ही था, और अमेरिका ने उसको और बड़ा चढ़ा दिया कि दे आर हैविंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और ये वो, और जब उस पर अटैक किया तो कुछ भी नहीं निकला उनके पास। तो कभी कभी कुछ ऐसा भी लगता है कि इट इज ऑल प्रोपेगेंडा जस्ट टू शो देम लार्ज, टू प्रेशराइज और टू इन्फ्लुएंस द नेबर्स। जी बिल्कुल। इंदुकान जी देखिए, हम यूपीए 1 और 2 को देखेंगे तो उस समय एक अमेरिका तस्वीर जारी करता है कि जो यारलंग सोपांग है, जहाँ से उद्गम स्थल है ब्रह्मपुत्र का, वहाँ से जब आगे बढ़ के शुमोटोन पे चीन हाइड्रोलिक बांध बना रहा था, तब हम उतनी बड़ी बातें नहीं कर रहे थे। और अब सवाल भी पूछे जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं समझना होगा कि कैसे एकीकृत होके, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, तब भी सवाल पूछे जा रहे थे, आज भी सवाल पूछे जा रहे थे। तब यूपीए था, आज एनडीए है। तब पूछा जा रहा था कि उनको क्यों नहीं रोका जा रहा है, आज भी पूछा जा रहा है कि उनको क्यों नहीं रोका जा रहा है। सवाल बिल्कुल आप देख लेंगे तो 2001 से और 22 तक जो अभी चल रहा है वो बदस्तूर जारी है और खड़ा हुआ है सवाल। तो क्या नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एक प्रतिरोध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो यहाँ निष्कर्ष हम निकाल रहे हैं कि तिब्बतियन एमएससी से लेके ताइवान से लेके तमाम चीज़ें, अब कहीं ना कहीं दिखाना होगा कि हम भी आपको जवाब देने के लिए पूरी तरह से डिप्लोमेटिकली तैयार हैं। चंद्रशेखर जी, भारत इस इलाके में पहले से काम कर रहा है। आज जो बयान आया है अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का, जो आपने शुरू में बातें बताई अपने प्रोग्राम के, वो इसलिए भी किया है क्योंकि भारत के साथ मिलकर साउथ चाइना सी के डिस्प्यूट के बाद उन्होंने क्वाड बनाया है। वी आर वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ क्वाड, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के साथ हम लोग हैं जी। तो उस क्वाड के सारे लोगों के आपस में कमिटमेंट है एक दूसरे का सपोर्ट और रक्षा करने की। इसीलिए लोग बारी बारी से या मिल कर करके युद्धाभ्यास जगह जगह कर रहे हैं। तो इस तरह के प्रोएक्टिव एक्शन हम लिए रहे हैं। यही एक कारण है कि चाइना इतना उथल पुथल रहा है। और एक बार आकर के अहमदाबाद में साबरमती के किनारे पींगे लगाने के बाद झूले पर इस तरह के बिफर गए, इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। तो उनको लगा कि ये एक ऐसी सरकार आई जिसकी अपनी स्पाइन है, जो देश को खड़ा कर रही, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही, जो क्वाड में शामिल हो गई, जो साउथ चाइना पे उनकी लाइन नहीं टो कर रही है, जो तिब्बत को सरेंडर कर करके हमारा पार्ट नहीं मान ली। तो ये प्रोएक्टिव रोल ही लोगों को नहीं पसंद आता है। यही कश्मीर में हुआ, लेकिन भारत ने बहुत सक्सेसफुली पाकिस्तान और उसकी पूरी फॉरेन पॉलिसी को आइसोलेट कर दिया। आपको याद होगा चंद्रशेखर जी कि एक जमाना था, इसकी चर्चा हो रही, मैं दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपको याद दिलाऊंगा और त्यागी जी और मैडम उपाध्याय से जानना चाहूंगा उनका क्या मत है। देखिए, एक जमाना था कि जब अमेरिकन प्रेसिडेंट कोई बात करता था, इवन उनके फॉरेन स्पोक्स पर्सन बात करते थे, तो बड़ा बैलेंस कर करके एक बयान भारत के पक्ष में, एक पाकिस्तान के पक्ष में देते थे। बिल्कुल। आज इस देश की रणनीति और फॉरेन पॉलिसी के चलते क्या हुआ, वो बात ही नहीं करते। पाकिस्तान एकदम आइसोलेटेड और बिल्कुल बाहर हो गया सिस्टम से। अब बात होती है तो भारत की और केवल भारत की होती है। और दूसरा एक उदाहरण दो, जो लोग इस जंग के उल्टे पुल्टे बयान दे रहे विपक्ष में भारत में, वो अपने यहाँ गलवान और डोकलाम के बीच में फॉरेन चाइना के एम्बेसी में गए, उसका कोई जवाब नहीं दे पाया आज तक क्यों गए थे। और राजीव गांधी फाउंडेशन को 1 करोड़
35 लाख रुपए मिले, वो किस लिए मिले और किस अकाउंट में खर्च हुए, इस पर जिस दिन ये मामला उठाया गया संसद में उस पर सवाल जवाब था। तो उससे बचने के लिए एक आरोप है भाजपा के लोगों का, जवाब नहीं दे पा रहे कांग्रेस के लोग, ये उस पर चर्चा न हो तो ये मामला उठा दिया गया। तो इस तरह से राष्ट्रीय मुद्दों के साथ, राष्ट्रीय हित के साथ समझौता, 1 करोड़ 35 लाख कहां खर्च किए, कांग्रेस के प्रवक्ताओं से लोग पूछे जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो क्यों लिया चीन से, और वो भी ऐसे विवाद के समय आप चाइना के एम्बेसी में गए कैसे? तो ये शो करता है कि हम देश के इंटरेस्ट से ज्यादा अपने पर्सनल इंटरेस्ट में इन्वॉल्व हैं, लेकिन फिर भी जो धर्म राष्ट्र धर्म होता है, जो देश का धर्म होता है, वो सरकार को सबको साथ लेकर चलने के लिए कुछ बड़े ठोस कदम जरूर उठाने चाहिए। जी बिल्कुल। शशि उपाध्याय जी, क्या लगता है कि अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह भारत को समर्थन मिला है इस घटना का, अमेरिका ने बयान जारी किया है, क्या लगता है कि हम बिल्कुल सही मोर्चे पे और सही दिशा में जा रहे हैं? जी हाँ, मैं बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिला है। और एक चीज और जो हमको कहीं ना कहीं ध्यान में रखनी चाहिए, जो पाकिस्तान की हाल ही में बात हुई थी, दैट वी हैव वेरी सक्सेसफुली आइसोलेटेड पाकिस्तान। पूर्ण रूप से पाकिस्तान आइसोलेट हुआ है, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भी आपने जो वहाँ के जो लीडर्स हैं, जैसे इमरान खान थे, जैसे कि पाकिस्तान की आर्मी है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं सहयोग की नीति को अपनाने के लिए वहाँ पर बहुत उठापटक जो चल रही है, उस उठापटक को से उनको भी कहीं ना कहीं भय है कि एक तरह से डिसइंटीग्रेशन का भय जो पाकिस्तान के अंदर इस समय में है। और उन्होंने भारत के साथ सहयोग की बात करी है, चाहे वो आर्मी सर्कल्स हो, चाहे वो उनके पॉलिटिकल लीडरशिप हो। इन सब से हमको ये मिलता है कि इंडिया नो डाउट इज एमर्जिंग एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेशन, एज अ स्ट्रॉन्ग कंट्री। और ये जो G20 की चेयरमैनशिप अभी इनको मिली है, इससे डेफिनेटली जो इंडिया बात कर रहा है कि हम एक ग्लोबल विलेज की बात करते हैं, ग्लोबल फैमिली की बात करते हैं, वन अर्थ की बात करते हैं, तो कीपिंग ऑल दिस philosophy of India's foreign policy, India should take a proactive stand and move diplomatically ahead to involve China और सब तरह से इकोनॉमिक रिलेशनशिप की बात भी करे, पॉलिटिकल इश्यूज को भी सॉल्व करने की बात करे, मिलिट्री अलर्टनेस को भी इंडिया को ध्यान में रखना पड़ेगा। और अलर्टनेस है ही, नो डाउट, वी आर अलर्ट एंड द मिलिट्री ऑन द बॉर्डर्स इज वेरी अलर्ट, लेकिन उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हमको अपने डोमेस्टिक स्तर पे यूनाइटेड स्टैंड लेना पड़ेगा, जिससे बाहर भी एक ऐसा मैसेज जाए कि इंडिया इज अ कंसोलिडेटेड स्ट्रॉन्ग नेशन एंड दे आर टेकिंग अ जॉइंट स्टैंड। मतलब अगर आपका विपक्ष आपके साथ है तो कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है नेशनल इश्यूज के ऊपर, ये सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि डेफिनेटली भारत इस दृष्टिकोण से भी सोचे और कोई ना कोई स्टेप जरूर लिया जाएगा नियर फ्यूचर से। त्यागी साहब, वाकई में इस समय मजबूत इच्छा शक्ति वाला भारत है और मजबूत इरादों वाला भारत है। क्या लगता है कि हम सही दिशा में हैं? देखिए, बहुत सही दिशा में है। अभी तक हमने बहुत श्वेत कबूतर उड़ा लिए। अभी जो हमारे दुश्मन देश हैं उनको स्ट्रांगली जवाब देने का समय आ गया है। उसके अलावा हमारी सेना जो है वो देख लेगी। पाकिस्तान तो ऑलरेडी, जैसे अभी डिस्कशन में हो रहा था, कि इट इज ऑलमोस्ट गॉन केस, वी आर नॉट मच बॉदर्ड अबाउट पाकिस्तान, बट चाइना को हम देख ही लेंगे। लेकिन जो अभी हम बात कर रहे थे कि हमारे जो विपक्षी दल हैं उनके नेताओं को बुलाकर उनसे बात करना चाहिए, उनको इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। डू वी रियली फील कि हमारी डेमोक्रेसी इतनी ग्रो अप हो चुकी है, इतनी मेच्योर हो चुकी है कि हम ओवैसी जैसे नेताओं को प्रधानमंत्री हाउस में बुला के अपनी जो कॉन्फिडेंशियल बातें हैं वो शेयर कर सके? या मुफ्ती जो महबूबा मुफ्ती है उनको हम प्रधानमंत्री हाउस में बुला के जो देश की रक्षा से संबंधित बातें उनके साथ शेयर कर सके? आर वी रियली ग्रोन अप सो मच? I really doubt that, and because of that reason, government is not talking to these बड़ी गहरी, they are बहुत गहरी बात कही आपने। Their own existence, they are bothered about their existence, and for that reason, they can go to any extent.
बिल्कुल बिल्कुल त्यागी साहब, they are talking about anti-national. They should be treated the way our army has treated Chinese. त्यागी They should साहब be given same kind of slashing. बहुत बहुत गहरी बात somebody आपने talks कही। like that. समय समाप्त हो रहा है त्यागी साहब, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। शशि उपाध्याय जी, इंदुकांत दीक्षित जी, हम इस निष्कर्ष पे कायम है कि हम सही दिशा में हैं। आप तीनों का धन्यवाद। कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, और जो सरकार कर रही है वो ठीक कर रही है, लेकिन विपक्ष के बयान जब सीने में तीर चुभोते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें और ज़्यादा एकीकृत होने की आवश्यकता है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए NBD।